कि जी कल हमने डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कोई भी आपकी क्यूरी है तो पहले वो बताएं, फिर आगे चलते हैं। जी एक्सेप्शन जरा रीड करें। अकाउंटिंग मिसमैच का सिनेरियो अगर क्रिएट हो जाए, किसका सिनेरियो क्रिएट हो जाए, तो फिर आप क्राइटेरिया मीट होने के बावजूद फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस का क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं। कैसे भाई, हमने कल कहा था अगर बिजनेस मॉडल ये है कि मैच्योरिटी तक होल्ड करना और पेमेंट सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की होगी, कैश फ्लो मॉडल ये, तो नॉर्मली क्या बनता है, अमोर्टाइज कॉस्ट। लेकिन आप कहते हैं ये क्राइटेरिया मीट हो गया, लेकिन अगर ये हमने अमोर्टाइज कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की तो क्या होगा, मिसमैच, अकाउंटिंग मिसमैच। म्यूचुअल फंड वाली एग्जांपल याद है कल या नहीं, कल आए थे आप, कल मैंने एक म्यूचुअल फंड की एग्जांपल दी थी, आ गई याद कि म्यूचुअल फंड में सारी चीजें उन्हें फेयर वैल्यू पे रखनी पड़ती हैं ताकि नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करें और उसकी बेस पर मेजरमेंट हो। तो सारी चीजें अगर फेयर वैल्यू पर होंगी तो तभी सही बेहतर अकाउंटिंग हो सकती है। तो ऐसी एंटिटीज में अकाउंटिंग मिसमैच क्रिएट हो जाता है। तो फिर आप अमोर्टाइज कॉस्ट का हालांकि क्राइटेरिया मीट हो गया है, लेकिन आप अकाउंटिंग अमोर्टाइज कॉस्ट यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या कर लेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। सेम थ्रू ओसीआई वाले के लिए भी। तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस यानी दो सिचुएशन में फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस बनेगा। नंबर 1 डिफॉल्ट रेजिडुअल कैटेगरी, नंबर 2 अगर अकाउंटिंग मिसमैच क्रिएट हो रहा ऊपर में तो तब भी क्या होगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, आज फोकस है हमारा मेजरमेंट पे और हम बहुत ज्यादा नहीं, एक लिमिटेड एरिया कवर करेंगे और पहले कुछ की कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स are incremental costs that are directly attributable to the acquisition, issue or disposal of financial asset or financial। तो जब आप फाइनेंशियल एसेट एक्वायर करते हैं तब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग सकती है, जब आप फाइनेंशियल एसेट डिस्पोज करते हैं, सेल करते हैं, तब भी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब ये क्या है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट से मुराद ये है कि अगर आप एक्वायर ना करते या डिस्पोज ना करते तो ये कॉस्ट ना लगती। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर का कमीशन, अगर आप एक शेयर्स ना खरीदें तो क्या आपको ब्रोकर का कमीशन देना पड़ता, नहीं। लेकिन एक लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जिससे हम रूटीन में फाइनेंस की एडवाइस लेते रहते हैं कि इधर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उसकी एक फिक्स सैलरी है, उसकी एडवाइस पर हमने कुछ शेयर्स खरीदे, अगर हम वो शेयर्स ना भी खरीदते उसको तो सैलरी देनी पड़ती। इसका मतलब है कि वो कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। और हम इनफैक्ट अभी एफर्ट यहां पे जो हमारा कैफ लेवल है इस पर सिर्फ एक्विजिशन में इंटरेस्टेड होंगे, एक्विजिशन और इशू। रीजन, क्योंकि सेल का पॉइंट आता है डी रिकग्निशन में और डी रिकग्निशन वाला पॉइंट हमारे लेवल पर सिलेबस में नहीं है। सो एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट है फी एंड कमीशन जो एजेंट, एडवाइजर, ब्रोकर या डीलर को आप पे करते हैं। रिमेंबर दीज फीस वगैरह शुड बी इंक्रीमेंटल। नंबर 2 लेवीज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर जब आप कोई शेयर्स में ट्रेड करते हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है विच इज कॉल्ड सीवीटी टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स। वो अमाउंट शेयर्स की जो वैल्यू होती है उसका परसेंटेज होती बहुत थोड़ी है, 0.1%, इस तरीके से वो टैक्स होता है। तो वो टैक्स आपको थोड़ा सा देना पड़ता है हर ट्रांजेक्शन पे, हर सेल परचेज पे। तो वो भी आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, क्योंकि अगर ना करते ट्रांजेक्शन तो ना टैक्स लगता वो वाला। ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, बाज़ औक़ात जैसे अनलिस्टेड कंपनीज में तो शेयर ट्रांसफर करने के लिए वो पोस्टेज स्टैम्प फीस इस तरह के पैसे भी लगते हैं, तो वो या सीडीसी के कुछ चार्जेस हैं। क्रेडिट असेसमेंट फी, सम टाइम ये होता है कि आपको जब शेयर इशू करने लगते हैं या लोन लेने लगते हैं बैंक से तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगानी पड़ती है क्रेडिट असेसमेंट फी की। यानी बैंक कहता है कि जी पहले आपकी क्रेडिट असेसमेंट होगी फिर आपको लोन मिलेगा, तो क्रेडिट असेसमेंट पे जो खर्चा आया वो आपकी क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और इसी तरह से रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड इन केस ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटीज। चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो चाहे वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, अगर उसकी क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस है तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट और लायबिलिटी की कॉस्ट में प्लस माइनस नहीं होगी, बल्कि उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस बना देंगे। इट मींस कि बाकी टाइप्स में वो एसेट और लायबिलिटी की कॉस्ट में प्लस माइनस होगी, क्योंकि एसेट होगा तो ऐड करेंगे, लायबिलिटी होगी तो माइनस करेंगे। इन अदर फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू में क्या करते हैं, ऐड। इन अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज फेयर वैल्यू में से क्या करते हैं। तो अदर से क्या मुराद है, जो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस के अलावा हो।
और वो दो ही हैं, कौन कौन सी? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। नॉन ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो हमेशा ही प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनती हैं, उनको तो एसेट की कॉस्ट में ऐड कभी करना ही नहीं है। गॉट इट? नॉन ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और होल्डिंग कॉस्ट। आप कहते हैं कि जी हमने बैंक से लोन लिया हुआ है और उससे हम शेयर्स खरीद रहे हैं, तो बैंक को जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। आप शेयर्स ना खरीदते तब भी इंटरेस्ट देना पड़ता, आपने शेयर्स खरीदे हैं तब भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप अपने पैसों से शेयर खरीदते, इंटरेस्ट ना आपका लग रहा होता, ये बात आएगी, लेकिन आपका इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेना लाजमी नहीं है। तो फाइनेंसिंग कॉस्ट, सैलरीज वगैरह, रूटीन की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये नॉन ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं और ये हमेशा प्रॉफिट और लॉस में क्या बनेगी? एक्सपेंस। ये आपने कभी भी ऐड या डिडक्ट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कल हमने इसकी 3 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, कौन कौन सी? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू, करेक्ट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू। और हमने पढ़ा था कि जब इन्वेस्टमेंट हो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होती। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को इनिशियली किस अमाउंट पे मेजर करेंगे, और उसका जवाब है फेयर वैल्यू प्लस। बाद में किस पर मेजर करेंगे? वैसे इसके नाम से भी क्या पता चल रहा है? फेयर वैल्यू थ्रू, भाई पहले भी फेयर वैल्यू बाद में भी, और जो चेंज आएगा वो कहां जाएगा? तो ये बाद में किस पर मेजर होगा? फेयर वैल्यू पे, और चेंज कहां जाएगा? ओसीआई में। फेयर वैल्यू का चेंज कहां जाएगा? लेकिन डिविडेंड की अगर कोई इनकम होगी तो वो कहां जाएगी? प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है? अच्छा, अगर आए थ्रू प्रॉफिट और लॉस, क्या थ्रू प्रॉफिट और लॉस में भी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा? अभी हमने पढ़ा कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाना, एक्सपेंस बनाएंगे तो ये मेजर होगा फेयर वैल्यू पे। बाद में भी किस पर मेजर होगा? इस पर अगर डिविडेंड मिला तो कहां जाएगा? और इसका फेयर वैल्यू का चेंज, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो याद रखें, सिर्फ फेयर वैल्यू का चेंज थ्रू प्रॉफिट और लॉस है या थ्रू डिविडेंड? तो दोनों में कहां जा रहा है? प्रॉफिट और लॉस। डिविडेंड दोनों सिनेरियो में कहां जा रहा है? प्रॉफिट और लॉस में। चेंज इन फेयर वैल्यू जो ओसीआई में रिकॉग्नाइज होता है, जिस तरह आपको याद होगा आईएएस 16 पढ़ते हैं तो उसमें रिवैल्यूएशन का गेन आता है। वो रिवैल्यूएशन का गेन बाद में जाकर हम एक रिजर्व में एक्यूमुलेट करते हैं जिसका नाम क्या होता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। सिमिलर वे में जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमारा गेन या लॉस आएगा वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम से जाएगा फेयर वैल्यू रिजर्व में। किसमें? जिस तरह रिवैल्यूएशन के रिजर्व का नाम है रिवैल्यूएशन सरप्लस, यहां पर इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू के चेंज की वजह से जो ओसीआई में फिगर जाएगी उसका इंपैक्ट कौन से रिजर्व में जाना है? फेयर वैल्यू रिजर्व। ये आपकी बुक में एक एग्जांपल 7 है, ये सेम वैसी एग्जांपल नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती है, तो फोकस अभी आपका स्लाइड पर होना चाहिए, फिर बुक वाली एग्जांपल बाद में करते हैं। गॉट इट? ऑन जनवरी 1, 2011 XYZ लिमिटेड इन्वेस्टेड ₹100, जो फेयर वैल्यू है उस दिन पर, इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। XYZ लिमिटेड आल्सो इनकर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 2। बाद में डिविडेंड रिसीव हुआ कितने का? 3 का। ईयर एंड आया तो फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई है? 120। अगले साल का ईयर एंड फिर आया तो वैल्यू कितनी हो गई है? 150। और रिक्वायरमेंट ये है कि हम जर्नल एंट्रीज पास करें। हम कंपैरिजन के लिए दोनों मेथड पर करेंगे, जर्नल एंट्रीज बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अबव। क्या ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स में है या डेट में? इक्विटी। तो इक्विटी हो गई, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट तो हो नहीं सकता, सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, कौन कौन सी? थ्रू ओसीआई और थ्रू, चलें 1 जनवरी 2011 इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी 100 की, थ्रू ओसीआई होगा तो इन्वेस्टमेंट कितने की रिकॉर्ड होगी? डिफरेंस क्या था? इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, इसको फेयर वैल्यू प्लस, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे तो इसमें भी की है, लेकिन इसमें एसेट में ऐड नहीं होंगी, इसमें क्या बनेगी? एक्सपेंस बन जाएंगी। जबकि थ्रू ओसीआई में कोई एंट्री ऐसी नहीं हो रही होगी। यहां पे भी देखें 102 रिकॉर्ड हुआ, यहां पे भी 10, तो डिफरेंस क्लियर हो रहा है। थ्रू प्रॉफिट लॉस किस पे रिकॉर्ड हुआ? फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या बनी? एक्सपेंस। जबकि थ्रू ओसीआई में फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर आपने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया। गॉट इट? नेक्स्ट, वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 120। ये एसेट कितने का शो हो रहा है? अगर ये 100 से 120 हो जाए तो कितने का इंक्रीज होगा? 20 का। और ये 20 का गेन कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट और लॉस में। चलिए पहले डिविडेंड आ जाता है, डिविडेंड पे फोकस करते हैं। अप्रैल 25 इंटरिम डिविडेंड मिला 3 का, पैसे मिल गए, कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम
कहां रिकॉर्ड करें? थ्रू प्रॉफिट और लॉस में, प्रॉफिट और लॉस। और अगर ओसीआई वाला होता तो एंट्री उसकी भी सेम है। डिविडेंड इनकम की अकाउंटिंग में डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब वैल्यू 120 हो गई, इन्वेस्टमेंट कितने की शो हो रही है? 100 से 120 पर जाएं, कितने का गेन आएगा? 20 का। 20 का गेन कहां जाना चाहिए? यस, इन्वेस्टमेंट डेबिट, गेन प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट। ओसीआई के सूरत में गेन कहां जाना चाहिए? ओसीआई में कितने का? 18। अब इसका गेन 20 नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितने की रिकॉर्डेड थी? 102 की। 102 से 120 होगी तो कितने का इजाफा आएगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट और गेन ओसीआई में क्रेडिट। एक डिफरेंस यहां पर आया, एक डिफरेंस नेक्स्ट ईयर वैल्यू बढ़कर 150 से 120 से 150 हो गई, 30 का इंक्रीज आया। क्या एंट्री करें यहां पे? इन्वेस्टमेंट डेबिट, गेन इन प्रॉफिट और लॉस, क्रेडिट, अमाउंट करेक्ट। और ओसीआई वाली क्लासिफिकेशन में क्या एंट्री होगी? सेम होगी, लेकिन प्रॉफिट और लॉस की जगह क्या आएगा? ओसीआई। इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये देखें, इस साल में अमाउंट बराबर है, फर्स्ट ईयर में अमाउंट बराबर, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे मैयर को ऐड करने की वजह से डिफरेंस आ रहा था। गॉट इट? तो ये इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सिंपल है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग तो वाकई बहुत ज्यादा सिंपल है। थोड़ी सी टेक्निकलिटी आती है, और वो टेक्निकलिटी आएगी डेट इंस्ट्रूमेंट में। कहां आएगी? खैर, अभी बुक में चलते हैं। तो बुक में आपके पास एग्जांपल नंबर 7 है। टेक सम टाइम एंड सॉल्व इट ऑन योर रजिस्टर्स। इसको भी आपने थ्रू प्रॉफिट और लॉस से भी सॉल्व करना है और थ्रू ओसीआई से भी सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखें, जो 30 जून 2010 की फेयर वैल्यू दी हुई है उसको आपने यूज नहीं करना, क्योंकि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, विच मीन्स के फर्स्ट टाइम इनिशियल रिकग्निशन हो गई, फिर ईयर एंड, फिर नेक्स्ट ईयर एंड, फिर उससे नेक्स्ट ईयर एंड। बीच में जो हर रोज वैल्यू चेंज हो रही है उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है लिस्टेड कंपनी में, उसके शेयर की वैल्यू तो डेली चेंज होती है। तो क्या हम साल में 365 एंट्रीज करेंगे? नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं कि ईयर टू ईयर, या तो एक्विजिशन पर या डिस्पोजल पर, या फिर जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है वो कैसे होती है? ईयर टू ईयर। तो आप मिड ईयर जो पॉइंट आएगा जून का, उस पर एंट्री नहीं कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए, आप वर्ड इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, आप वर्ड फाइनेंशियल एसेट भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल एसेट। आईएफआरएस में अगर आप देखें तो टेक्निकल टर्म क्या यूज हुई है? फाइनेंशियल एसेट, लेकिन आप जर्नल पर्सपेक्टिव में इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी मेंशन कर सकते। तो की डिफरेंस जो आपने आइडेंटिफाई किया अभी तक वो ये है कि प्रॉफिट और लॉस में हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाया, जबकि थ्रू ओसीआई में वो कैपिटलाइज हो गई एसेट की कॉस्ट के पार्ट के तौर पर, जिसके बाद डिविडेंड इनकम दोनों में सेम वे में रिकॉर्ड हुई। बाद में जो गेन और लॉस है, फर्स्ट ईयर अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, बाद में वो डिफरेंस भी नहीं होता। लेकिन जो डिफरेंस आ जाता है उसके साथ एक डिफरेंस ये है कि थ्रू प्रॉफिट और लॉस में नेचुरली अमाउंट कहां जाती है? गेन की या लॉस की, और ओसीआई में गेन और लॉस कहां जाएगा? ओसीआई में। तो जो नाम है वही अकाउंटिंग है, जो नाम है वही अकाउंटिंग है। चलें, बस जहां तक कर लिया अभी, फिर इसको रखें से घर पे कंप्लीट कीजिएगा। राइट नाउ अगर हम देखें तो हमारा एक मेजरमेंट का एरिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। घर पे आपको एग्जांपल 6 और 8 भी ट्राई करनी है, और कुछ ये एमसीक्यूज हैं, इनको भी ट्राई करना है। अभी वो ना कीजिएगा, भी आगे कैरी करेंगे। तो इसके साथ ही हम जो अब आज थोड़ा सा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिस तरह पढ़े हैं उसके साथ ही क्या पढ़ेंगे? डेट इंस्ट्रूमेंट। वंस अगेन हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं? 3। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और फेयर वैल्यू थ्रू इक्विटी में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट नहीं होती, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट की सूरत में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की कैटेगरी भी होती है। इनिशियली मेजर करेंगे फेयर वैल्यू प्लस, बाद में मेजर करेंगे और चेंजेस जाएंगे कहां पर, और वो चेंज किसके इक्वल होगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट के। किसके? नाउ व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट? एक्चुअली आप लोगों ने क्वांटिटेटिव मेथड्स जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, एनपीवी और आईआरआर का पढ़ा था। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर वो रेट होता है जिससे जब आप एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 आती है। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रेट है।
बस ये है कि आप इसको यूं समझ लें कि मैथमेटिक्स में इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही बोला जाता है, फाइनेंस पे भी, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसके लिए जो टर्म यूज हुई है वो क्या यूज हुई है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बिल्कुल ऐसी ही टर्म यूज होगी लीजिंग में, जो कि होती है इम्प्लिसिट रेट इन लीज, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। तीनों का मतलब एक ही है कि इनसे जब आप एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी, 0 थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू प्लस, बाद में इसको मेजर करेंगे फेयर वैल्यू पर, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट लेने के बाद। इसमें क्योंकि आप याद करें अमोर्टाइज कॉस्ट की जब हमने क्लासिफिकेशन कल पढ़ी तो हमने कहा जी बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज जो कि सोली अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हो, यानी मैच्योरिटी तक होल्ड करना है। इसलिए इसमें क्या इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट। इसमें मकसद दो थे, आप कह रहे थे कि होल्ड करेंगे मैच्योरिटी तक, लेकिन हो सकता है सेल भी, तो इसमें आप इंटरेस्ट भी लेंगे और फेयर वैल्यू का इफेक्ट भी लेंगे। इंटरेस्ट वाला पोर्शन कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस, और जो फेयर वैल्यू का चेंज होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट के अलावा जो बाद में बच जाएगा वो कहां जाएगा, ओसीआई। इफेक्टिव इंटरेस्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट और लॉस, और जो एक्स्ट्रा इंपैक्ट होगा फेयर वैल्यू के चेंज का वो ओसीआई में। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, वंस अगेन सबसे सिंपल यही होगा, इनिशियली किस पर मेजर करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं करनी, एक्सपेंस। बाद में किस पर मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू आफ्टर इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट इनकम बन जाएगा, इंटरेस्ट क्या बनेगा, प्रॉफिट और लॉस में इनकम, और चेंज इन फेयर वैल्यू प्रॉफिट और लॉस। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ट्रेड रिसीवेबल को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर नहीं लेते। आपने कई मर्तबा ट्रेड रिसीवेबल की अकाउंटिंग की हुई है ना, बैड एंड डाउटफुल डेट पड़े होंगे पीआरसी लेवल पर, उसके बाद आपने रिसीवेबल की, बैड डेट की, डाउटफुल डेट की, कई जगह अकाउंटिंग की है, और आपने नोटिस किया कि कुछ जगह पे तो चले हम ये ले लेते हैं कि रिसीवेबल 2 साल बाद होना है तो प्रेजेंट वैल्यू पे ले लें, रूटीन में हम रिसीवेबल को प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं ले रहे होते या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर नहीं ले रहे होते। उसकी वजह यह है कि ट्रेड रिसीवेबल पर हमारा मेजरमेंट का रूल अप्लाई होता है आईएफआरएस 15 का। हमारे सिलेबस में ये स्टैंडर्ड है जिसका टाइटल है रेवेन्यू इन कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, और उसके अंदर रिसीवेबल की अकाउंटिंग करनी है, जिसमें सर्टेन सिनेरियो में हम प्रेजेंट वैल्यू पर भी लेते हैं और लेकिन सर्टेन सिनेरियो में हम नॉर्मल लेते हैं। मोस्टली नॉर्मल क्यों लेते हैं, देखिए रिसीवेबल ने अमूमन रिसीव हो जाना है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसा ही है। ऐसे में टोटल अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस जो है वो मटेरियल नहीं होता, इसलिए इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज ये फिजिबल होता है कि आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के बजाय फुल अमाउंट पर ही रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर लें। चेंज इन फेयर वैल्यू ओसीआई में रिकॉर्ड होता है, जो हमने ये बात की, और ये ओसीआई से कहां ऐड होगा, फेयर वैल्यू रिजर्व। कौन से रिजर्व में जाएगा, ये रिटेन अर्निंग में नहीं जाना, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं जाना, ये कहां जाना है, फेयर वैल्यू रिजर्व में। अब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट पे थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की डेफिनेशन है कि इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग इफेक्टिव रेट ऑफ, और यहां पर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट और एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट। से मतलब ये होता है कि जो इंटरेस्ट हम किसी इंस्ट्रूमेंट पर एक्चुअली पे या रिसीव कर रहे होंगे। एक्चुअली क्या कर रहे होंगे भाई, अगर हमने लोन इशू किया हुआ है तो हम पे कर रहे होंगे, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हमें वो लोन पे इंटरेस्ट रिसीव, जो पे और रिसीव हो रहा होता है वो क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट। ये कैसे कैलकुलेट होता है, पार वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कूपन रेट से। कूपन रेट क्या होता है, कई मर्तबा आपने जब डिबेंचर्स पढ़े होंगे, जैसे हम आईएस 33 वगैरह में भी पढ़ते हैं, तो लिखा होता है जी 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 12% लोन नोट्स, ये पढ़ते हैं। वो जो लोन नोट्स के ऊपर रेट लिखा होता है उसको कूपन रेट क्या कहते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, पार वैल्यू इनटू कूपन रेट। जबकि इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट वो अमाउंट होगी जो प्रॉफिट और लॉस में जाएगी, एक्सपेंस के तौर पर या इनकम के तौर पर। अगर हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी तो एक्सपेंस के तौर पर, फाइनेंशियल एसेट होगा तो इनकम के तौर पर। यह कैलकुलेट होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू इफेक्टिव रेट। अच्छा, आपको याद होगा मैथमेटिक्स में आप इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करते थे, यानी आईआरआर कैलकुलेट करते थे। कैसे करते थे, उसका इंटरपोलेशन मेथड था। एक रेट पहले कैलकुलेट करना है जिससे एनपीवी पॉजिटिव आए, एक रेट ऐसा कैलकुलेट करना है जिससे एनपीवी नेगेटिव आए, फिर इंटरपोलेशन अप्लाई करनी है तो उससे आईआरआर कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, एक्चुअली हमें इन प्रैक्टिस इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना पड़ता।
अब आपके पास जो थोड़े एडवांस्ड कैलकुलेटर हैं उनमें आप जब कैश फ्लोज देते हैं तो वो बता देते हैं आपको आपका IRR, नहीं तो एक्सेल में फार्मूलाज हैं जिनके अंदर आप सिंपली डाटा इनपुट करते हैं और वो आपको इफेक्टिव रेट या IRR दे देगा। तो आपको वो लॉन्ग कैलकुलेशन मैथ की तरह ऑन पेपर करने की जरूरत हमेशा नहीं है, एक फार्मूला के साथ भी IRR कैलकुलेट हो जाता है। गॉट इट? तो हमें इन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस समझना है। तो जब भी कोई कैश पे और रिसीव की बात हो रही होगी वो किस पर होगी? कूपन रेट पे। जब प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस या इनकम की बात होगी वो किस पर होगी? इफेक्टिव रेट पे। इफेक्टिव रेट किस पर अप्लाई होता है? और कूपन रेट पार वैल्यू पे। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, ये पॉइंट बुक में भी मेंशन होंगे। एक एग्जांपल, दो ही एग्जांपल भी कर रहे हैं छोटी छोटी, जस्ट मैं आपको शो करना चाह रहा हूं कि व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट। जलाल लिमिटेड इन्वेस्टेड इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज। Instrument is redeemable in 2 years at a premium of 2100 and has been classified as at coupon rate, effective rate। इसका मतलब है कूपन रेट और इफेक्टिव रेट डिफरेंट हो सकता है, और ये बिल्कुल एक्सट्रीम सिनेरियो है कि देखिए हमने कहा कूपन रेट क्या है? 0। और अब यहां से हमें इस एग्जांपल से पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस 0 होना चाहिए या नहीं। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट करेंगे, लेट्स सी। एक टेबल बनाते हैं, ये टेबल आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट शेड्यूल भी कहते हैं। ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इफेक्टिव इंटरेस्ट 10%, कैश जो पे होगा वो किस पर होगा? 0%, और उसके बाद क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब आपने पहले इन्वेस्टमेंट की तो कितने की थी? 10,000। अब स्टैंडर्ड ने ये कहा कि इफेक्टिव इंटरेस्ट के मुताबिक एक्सपेंस बनाए। इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है? 10,000। 1,000 बनेगा 10%। 10,000 का 10% कितना बना? 1,000। अच्छा, अब 1,000 का आपका इंटरेस्ट बनता है, लेकिन कंपनी आपको पे कितना करेगी? 0। अगर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, उस पर आपका 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन आपको कंपनी क्या पे कर रही है? 0। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 11,000 की। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 11,000। अब 11,000 पे 10% इंटरेस्ट लें तो क्या बनेगा? 1,100। कंपनी ने अभी भी आपको इंटरेस्ट के कोई पैसे नहीं दिए, तो कैश जो कूपन रेट पर वो पे करेंगे वो कितना होगा? 0। लेकिन 10,000 रुपए आपको ओरिजिनल मिलेंगे वापस, प्रिंसिपल अमाउंट। आपको क्वेश्चन के मुताबिक प्रीमियम भी मिलना है, कितने का? 2,100 का। तो आपको जो पैसा वापस मिलेगा वो मिलेगा 12,000। कंपनी ने आपको 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट के दिए, 2,100 प्रीमियम के दिए, इंटरेस्ट के कोई पैसे नहीं दिए। आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या बनेगा? प्लस माइनस करके बताएं। 0। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग थॉट आनी चाहिए हमारे जहन में, क्या वाकई इंटरेस्ट 0 था? जब आपने इन्वेस्ट किए थे 10,000 और आपको वापस मिलने थे 12,100, तो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे थे। वो एक्स्ट्रा पैसे क्या है? नाम उसका प्रीमियम है तो वो इंटरेस्ट, उसका सोफिस्टिकेटेड नेम रख दिया ना, प्रीमियम, डिस्काउंट, इस तरह मुख्तलिफ नाम रख देते हैं, लेकिन है तो इंटरेस्ट। आप 10,000 के ऊपर 2,100 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो ना, वो 2,100 रुपए क्या है? अगर आप कूपन रेट पर जाएं जो कि फेस पे लिखा हुआ है 0%, तो आप कहते हैं इंटरेस्ट कितना है, लेकिन रियलिटी तो ये नहीं है। रियलिटी तो ये है कि 2 सालों में कितना इंटरेस्ट है? 2,100। और इंटरेस्ट की अकाउंटिंग स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं होती, इसलिए आप ये नहीं कह सकते पहले साल का इंटरेस्ट 1,050 और दूसरे साल का इंटरेस्ट 1,050। इंटरेस्ट कंपाउंड की बेसिस पे वर्क करता है। इसलिए आप ये देखें 10,000 में 1,000 ऐड किया तो 11,000, फिर 11,000 पे 10% क्या बना? 1,100 एंड सो ऑन। तो इंटरेस्ट कंपाउंड पे वर्क करता है, इसलिए इंटरेस्ट की जो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो भी कैसे होनी चाहिए? कंपाउंड पे। तो क्या अगर हम 0 का इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करते वो ठीक होता, या हमने 2,100 का इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड किया तो वो ठीक है? क्या हम पूरे 2,100 की इनकम सेकंड ईयर में रिकॉर्ड करते तब ठीक होता, या ओवर 2 इयर्स रिकॉर्ड होनी चाहिए? जब हमारी इन्वेस्टमेंट ओवर 2 इयर्स है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट डिक्टेट्स कि हमारी इनकम भी ओवर 2 इयर्स रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो हमने ये, अगर हम पहले साल इनकम 1,000 और दूसरे साल 1,100 रिकॉर्ड करें, ये ज्यादा बेहतर सब्सटेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है रादर देन के पूरा 2,100 सेकंड ईयर में करते, रादर देन के हम रिकॉर्ड ही कुछ ना करते, हम कहते कूपन रेट तो क्या है? 0 है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट की जो अकाउंटिंग है वो सब्सटेंस को रिफ्लेक्ट करती है, रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस में जो इनकम और एक्सपेंस बनाते हैं वो किस पर बनाते हैं? इफेक्टिव रेट पर। हालांकि जो पैसे मिल रहे होते हैं वो कौन से मिल रहे होते हैं? कूपन रेट पर। सो आप नोटिस करें कि हमें एक्स्ट्रा 2,100 हमने एक्सपेंस बनाया और एक्चुअली एक्स्ट्रा 2,100 ही हमें मिला है।
इंटरेस्ट इनकम बनाई और 2100 ही हमें एक्स्ट्रा मिला। एक और एग्जांपल है थोड़ी सी डिफरेंट। Bilal Limited invested in a debt instrument with a nominal value of 10,000. Instrument is redeemable in 2 years. Premium अब कितना है? And has been classified at amortized cost. Coupon rate अब 0 नहीं है और इफेक्टिव रेट वही शो करना है। सेम शेड्यूल बनाते हैं। गॉट इट? स्टार्ट किया 10,000, इफेक्टिव रेट 1,000 बनेगा 10%, लेकिन इस बार आपको पैसे भी मिलेंगे 2% मिलेंगे पार वैल्यू का। 10,000 का 2%, तो देखें 10,000 1,000 का इंटरेस्ट बनता था 11,000 में से 200 मिल गए, आपकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट बच गई वो बच गई 10,000। नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है वो तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, तो अब 10% लेंगे 1080 आएगा, यह आएगा। अब आपको जो कैश मिलेगा इंटरेस्ट का वो कितना मिलेगा? वो तो अभी भी 200 मिलेगा, क्योंकि ये 10,800 पे कैलकुलेट नहीं होना 2%। कूपन रेट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? तो ये तो अभी भी 200 मिलेंगे। 200 आपको किसके मिलेंगे? कूपन रेट के। 10,000 आपको किसके मिलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। 1680 आपको क्या मिलेगा? प्रीमियम। तो आपको 200 मिलेगा इंटरेस्ट का, 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट का और 1680 प्रीमियम का, और बैलेंस क्या हो जाएगा? इस बार हमने कितना एक्सपेंस बनाया? 2080। गॉट इट? और हमें एक्स्ट्रा पैसे कितने मिले? इनकम कितनी बनाई? 2080। और हमें पैसे एक्स्ट्रा कितने मिले? 20। हमने 10,000 दिए थे, मिले कितने? 12,080। 2,080 एक्स्ट्रा मिले, उतनी ही इनकम बनाई है। क्या ये लॉजिकल होता कि हम पहले साल 200 की इनकम बनाते और दूसरे साल 1880 की? कैश बेस, वो तो कैश बेसिस हो जाता ना, तो कैश बेसिस पर तो काउंटिंग नहीं होती, किस पर होती है? और इंटरेस्ट कैसे ऑपरेट करता है? कंपाउंडिंग पे। तो हमारी ये जो काउंटिंग है, देखें, अगर हम 200 इनकम बनाते ईयर 1 में और 1880 बनाते ईयर 2 में, तो इनकम तो तब भी 2080 बनती, लेकिन वो सही ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट ना करती। रादर देन के पहले साल में हमने कितनी इनकम बनाई? 1,000, और दूसरे साल में 1,000, क्योंकि जैसे जैसे बैलेंस बढ़ता जाता है इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और ये उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बैलेंस बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा, बैलेंस बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा। और अब भी देखें, एक्चुअली वंस अगेन 400 रुपए तो उन्होंने इंटरेस्ट के नाम पर ही दिए। 1680 जिसका नाम क्या था? प्रीमियम है, तो वो भी इंटरेस्ट है, तो वो भी इंटरेस्ट, तो ये टोटल इंटरेस्ट ही बनना चाहिए था। तो हमारी जो डेट इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग है वो इस वे में होती है। अभी हमने किस चीज की अकाउंटिंग कवर की? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। किसकी? तो यहां तक आपने इसको ग्रिप करके लाना है। कल हम इससे आगे का जो डेट इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग है उसको फोकस कर रहे हैं।